नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। दरअसल दर्शकों की खास फरमाइश के बाद एक लंबे समय के बाद आपके साथ फिर से मौजूद हैं कुछ अन्य जानकारी के लिए, और एक ऐसी जानकारी जो कि आपके नौनिहालों से लेकर के भविष्य की ऊंचाइयों तक की एक बड़ी सोच के साथ, जिम्मेदारी के साथ, जब हर एक बच्चों के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कई कोचिंग संस्थाएं अपना जीवन मार्गदर्शक के रूप में बनकर के अच्छे अच्छे शिक्षक उन तमाम चीज़ों का प्रयास करते हैं ताकि आपके घर के वो बच्चे एक लंबी ऊंचाई को तय कर सकें और आसानी से उन्हें वो मुकाम हासिल हो जिसके बड़े सपने देखते हुए दिन व्यतीत हो रहे हैं। और ऐसे ही खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं आदित्य साहू जी, जो कि इन्हें आसान नहीं समझा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत होने के बाद से ही एक बड़ा जुनून और शिक्षक के बनने तक का क्या रहा सफर, इस पूरी खबर के साथ में, विशेष डिबेट के साथ में और तमाम उन मुद्दों के साथ में आपसे अब हम जानकारी चाहते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे आपका कि काफ़ी लंबे समय से हमारी चर्चाएं चल रही थी कि आपसे हमारे साथ चर्चाएं हों, और दर्शकों की भी उम्मीदें थी कि आखिरकार इस दुनिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन निर्वहन एक अच्छा छात्र किस तरह से कर सकता है। दर्शकों, एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, उज्ज्वल एकेडमी के हमारे साथ फाउंडर बैठे हुए हैं आदित्य साहू जी, जो कि लगातार 6 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और बेस्ट फैकल्टी के साथ में छतरपुर शहर में जाने माने एक संस्था के नाम से चर्चित भी हैं। आज विस्तार से इस पूरे कार्यक्रम में उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कंपटीशन की इस दुनिया में कॉम्पिटिटिव होना कितना महत्वपूर्ण होता है और जिम्मेदारियां कैसे निर्वहन की जाती हैं। आदित्य जी, सबसे पहले सवाल चाहूंगा जी, संस्थाएं बहुत हैं, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, स्टूडेंट्स की भी भरमार है और शिक्षक भी कहीं पीछे नहीं है जी, बिल्कुल। बावजूद इसके ऐसा बच्चों को कौन सा वो समय होता है, वो कौन सी क्लास होती है जब अपने एम को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो आगे प्रिपरेशन के लिए किस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़े, वो समय कौन सा होता है, वो क्लास कौन सी होती है? एक्चुअली क्या है कि जैसे ही बच्चा 12th पास आउट होकर के आता है जी, तो सबसे पहले उस बच्चे को ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं 12वीं के बाद में करना क्या है। अब उसके पास में बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिसमें सबसे एक आसान रास्ता होता है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर, बिल्कुल, क्योंकि अगर इस तरफ आता है तो 12वीं या 10वीं पास करके भी बच्चा आता है तो एटलीस्ट कम से कम वो 12वीं के बाद तुरंत अपने घर वालों का एक सपोर्ट कर सकता है, वो भी सरकारी नौकरी के माध्यम से। मैंने अपने पिछले 6 वर्षों के करियर में बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में चयनित हुए हैं और अपने परिवार का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कोई बच्चा जाता है जैसे किसी कोर्स वगैरह के करने के लिए, तो एटलीस्ट 3 से 4 साल का उसके लिए सबसे पहले यूजी होता है, देन आफ्टर वो पीजी करेगा, फिर जाकर के कुछ भी कर पाता है। ठीक है। तो अगर उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो उसे सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि बड़ा चलन में आ गया है, जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो बड़ा मामूली से एक जवाब होता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ। वो तैयारी कैसी होती है? क्या नाम की तैयारी होती है या उस तैयारी के पीछे बैकफीट क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आज के टाइम पे 90% जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा लेकिन पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल, वो केवल दिखावा कर रहा है। और कंपटीशन में ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है जो दिखावा कर रहे हैं। या तो आप पढ़ो या फिर ये क्षेत्र बिल्कुल ही छोड़ दो। क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आफ्टर 12th अपने कुछ ना कुछ बिजनेस में लग जाते हैं। छोटा बिजनेस भी होता है लेकिन उसे वहाँ पे क्या होता है, शर्म नहीं आती, बिल्कुल करने लगता है। लेकिन आप जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप आते हैं तो उधर पे आप अपना स्टेटस को बढ़ाने लगते हैं और एक समय के बाद आपका स्टेटस इतना बढ़ जाता है कि ना तो आपने उधर पे पढ़ाई करी तो आप गवर्नमेंट जॉब से भी गए, और एक तरफ क्या ही होता है कि आपने अपना जो पैसा था घर में, एक्चुअली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जी, वही बच्चे करते हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते हैं या जो थोड़ा सा मिडिल क्लास से आते हैं या गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। जो भी पैसा होता है माँ बाप का वो पूरा का पूरा पढ़ाई में खर्च कर देते हैं। अब उसके बाद में बिजनेस के लिए भी नहीं बचता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आगे का जो जीवन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है। तो कैसे सोचा समझा जा सकता है कि समय रहते आप पर क्या आसानी रहेगी, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, ये कैसे तय किया जा सकता है कि कंपटीशन करने की नीड है या नहीं? ओके, सबसे पहले तो कोई भी बच्चा अगर 12th पास आउट करके आता है तो उसे एक बहुत अच्छे टीचर से बात करनी चाहिए। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होगा, जब से ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन प्रिपरेशन होने लगी है, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, टीचर से बात ही नहीं हो पाती है। हम किस पोर्शन में बहुत अच्छे हैं, किस पोर्शन में वीक हैं, ये हमें कोई बताने वाला नहीं, कन्वर्सेशन की कमी आ गई है। अगर बच्चा वास्तव में कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे एक बार कम से कम ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए।
मैं ज़रूरी नहीं छतरपुर में ही वो करे, बच्चा किधर पे भी जाके कर सकता है, बट सभी को एक बार कम से कम ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है आदित्य, लेकिन जिस तरह से आप लोग टॉप फैकल्टीज देते हैं, बच्चों को घर बैठी सुविधाएं दी जा रही हैं, भोपाल हो या कोटा जैसी जो तस्वीरें होती हैं, जो देखा जाता था कि बच्चे उत्साह के साथ जाना पसंद करते थे कि मम्मी वहां पर क्लासेस अच्छी होती हैं, लेकिन आप लोग वो सुविधा छतरपुर में दे रहे हैं। क्या ऐसे में स्टूडेंट्स का बढ़ावा देना और स्टूडेंट का साथ आपको मिल पा रहा है? हाँ, पहले शुरुआत में जैसे ही आफ्टर कोविड ये चीज़ें हुई, तो आफ्टर कोविड तो बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि छतरपुर में बैठा हुआ जो टीचर है वो हमें वो चीज़ें नहीं दे पाएगा जो दिल्ली में बैठा हुआ टीचर है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, देखिए मैं आपको जैसे बताऊँ, आज के टाइम पे कोई भी टीचर हो, मैं हूँ, दिल्ली वाला है, इंदौर वाला है, इलाहाबाद से कोई भी टीचर पढ़ा रहा, आज के टाइम पे नॉलेज की कमी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा बच्चा सामने बैठ करके तुरंत गूगल करने वाला है। तो आज के टाइम पे टीचर गलत पढ़ाए ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। इधर आपको जो मिलने वाला उधर पे भी वही मिलने वाला, बस मेन होता है कि हमारी आपकी ट्यूनिंग कैसे सेट हो रही है। अगर आपको छतरपुर में ही वो चीज़ें मिल पा रही हैं जो बाहर मिल रही हैं, तो फिर आप क्यों ही बाहर जाना चाहेंगे? आपको मेरे हिसाब से इधर ही रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर बाहर किसी शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, उधर पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने, लोकल में रह के ही पढ़ाई करनी चाहिए, सारी सुविधाएं यहीं पे मिलती हैं। आदित्य, आपने एक सवाल अभी बहुत अच्छा बखूबी बताया हुआ था कि अगर जिनके पास पैसों की कमी होती है, तंगी होती है, गरीबी होती है, या जो मिडिल क्लास के होते हैं, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं और उस सपनों के लिए वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं। 90% के रेशियो के अकॉर्डिंग वो वहाँ से भी जाते हैं और हाथ से संपत्ति और पैसा जाता है तो प्राइवेट जॉब से भी जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थितियाँ ज़्यादातर क्या गाँव के क्षेत्रों में पड़ती है, क्योंकि पिछड़ा वहाँ का वो रहता है, एक युग रहता है, वहाँ के लोग थोड़ा अशिक्षित होते हैं, तो क्या उसकी कमी, परिवार के लोगों का अशिक्षित होना बच्चों के लिए भारी पड़ता है? जी बिल्कुल। क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी बच्चा गांव देहात से निकल कर के आता है, उनके पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे को आगे जाकर के क्या करना है। उनसे सीधा यही बोला जाता है, बेटा जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम जाकर के कर सकते हो। और बच्चा इधर आता है और ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा खो जाता है कि उसे बताने वाला भी कोई नहीं होता। एक तो उसको पहले से बचपन से कुछ नहीं मिला सीखने को, ठीक है, सरकारी स्कूल से पढ़ करके आ रहा, उधर के मास्टरों ने भी कुछ नहीं बताया, और अब इधर आकर के वो केवल लाइब्रेरी में सेट हो जाता है और वो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, और बस एक होता है ना कि अंधेरे में चलना, वही चीज़ चल रही है। लेकिन आदित्य, जब देखा जाता है कि आप लोग तैयारी कराते हैं, कई घंटों की मेहनत होती है, 6-6, 8-8 घंटे कंटिन्यू क्लासेस होती हैं, ऐसे में बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाता है ताकि वो अपने उस मार्ग को कंटिन्यू रख सकें और अपने उस हौसले को लगातार बढ़ाते रहें? कितनी मेहनत लगती है आप? देखिए क्या होता है एक्चुअली में, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग जाते हैं तो लेक्चर का जो टाइम होता है 50 मिनट टू 60 मिनट, ये केवल उधर पे लगता है कि ये केवल 60 मिनट की मेहनत होती है, लेकिन उसके पीछे हम लोग जो घंटों मेहनत करते हैं, रात को 1-2 बजे तक एफएलटीज तैयार करते हैं, बच्चों के लिए नए नए क्वेश्चंस ढूंढना होता है, नए नए मैथड्स बनाना होता है, वो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। पहले क्या होता था, जब मैं ऑफलाइन था, ऑफलाइन का मतलब 2019 के पहले ऑनलाइन बहुत क्रेज में नहीं था, मैं जो भी पढ़ा दूँ वही सही माना जाता था। क्योंकि क्या होता था, दिल्ली वाला जब बच्चा इधर पे आएगा, जब उनके नोट्स में लाए जाएंगे तभी कंपैरिजन होता था, देखो हमारे सर ने ये पढ़ाया, आपके सर ने ये पढ़ाया। अब क्या होता है, अगर मैं कोई भी मेथड पढ़ाता हूँ तो बच्चा तुरंत दिल्ली के टीचर से कंपैरिजन करता है, देखो उधर पे सर ऐसा पढ़ाया जा रहा, आप ऐसा नहीं पढ़ाते हो। तब अब मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा टीचर जो 15 साल से दिल्ली में पढ़ा रहा, बिल्कुल, एक ऐसा टीचर जो छतरपुर में भी पिछले 6 वर्षों से पढ़ा, यानी शिक्षक का जो श्रेणी होती है वो खुद ही स्टूडेंट होता है, रात भर उसे अपनी तैयारी करनी होती है, उसके बाद नेक्स्ट डे पिच पर तैयारी के साथ उतरना होता है। और आज के टाइम पे तो जितना बच्चा मेहनत नहीं करता है उससे कई गुना ज्यादा कि स्टूडेंट आपके जो टीचर होते हैं उनको मेहनत करनी होती है। कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर आपसे बड़ा आसानी से जानना चाहता हूँ, 6 वर्ष आपके इस एम्पायर को हो गए, उज्ज्वल एकेडमी को हो गए, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पास आउट हुए होंगे, कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि छतरपुर शहर और जिले का नाम भी उन्होंने ऊंचा किया होगा। एमपी स्टेट के लेवल पर अगर हम जाने तो कितने स्टूडेंट्स आपके माध्यम से और आपकी फैकल्टीज के माध्यम से अपनी निरंतर ऊंचाइयों तक पहुंचे जा चुके हैं? देखो क्या है, ये शुरुआत मैंने करी थी करीब 6 साल पहले, 2019 कोविड के पहले जी। देन मैं केवल घर पे ही पढ़ाना शुरू किया था, कुछ दोस्तों से शुरुआत हुई थी, मैं जब इलाहाबाद से लौटा हुआ था, मेरा खुद का पुलिस में ही सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय की बात है कि कुछ 2-3 स्टूडेंट, मेरे खुद के स्टूडेंट बोल लूँ या फ्रेंड्स बोल लूँ, वहाँ से शुरुआत हुई। उनको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छतरपुर में ऐसे कोई टीचर नहीं थे जो बहुत अच्छा बच्चों को दे पा रहे हों, बिल्कुल, खास करके मैथ्स में। मैं ये नहीं कहता मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं, बट बच्चों का प्यार, मेरा ट्यूनिंग थोड़ा सा बैठ जाती है जी। तो मैंने शुरुआत करी वहाँ से, मैं केवल और केवल मैथ्स रीजनिंग पढ़ाता था, तो मैथ रीजनिंग की दम पे ही मैंने सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट करवाए।
और फिर उसके बाद मुझे लगा, मैंने छतरपुर की कोचिंगों के नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी ऐसी टॉप कोचिंग है जिसमें मैंने पढ़ाया, सालों साल पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे कमी लगी कि टाइम पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, सिलेबस टाइम पर नहीं हो रहा, बच्चों को कंटेंट टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया हमारी जो समस्या है उसका समाधान अपने खुद के एम्पायर की वजह से हो सके। और मैंने तो शुरुआत करी थी केवल मैथ रीजनिंग से, जो कि केवल एक अधूरा पार्ट होता है। मैं यहाँ पे बच्चों को भी बता दूं, उनके मन में थोड़ा सा ये रहता है, जैसे कई सारे टीचरों ने भी बोल करके रखा है कि बिना मैथ रीजनिंग के सिलेक्शन नहीं होता। ये अच्छी बात है, सुन करके भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ। लेकिन सेकेंडरी में ये बता दूं कि केवल मैथ और रीजनिंग की दम पे सिलेक्शन नहीं होता। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। चलिए दर्शकों, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए सिलसिलेवार तरीके से फिर से चर्चा करते हैं खास कंपटीशन की। जिस तरह से आप देख पा रहे थे कि इससे पहले हमारे साथ आदित्य साहू जी जुड़े हुए थे, जो कि उज्ज्वल एकेडमी के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि कितना आज के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपका जिम्मेदारान होना और उसी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करना है। तमाम चर्चाओं के लिए हमारे पास स्टूडियो में सुबोध चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। और आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से समय बढ़ता है, गतिविधियां बढ़ती हैं, तो हमेशा अपडेट वर्जन आता है। कोविड के बाद जो स्थितियां रही हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी रही हैं। एक समय वो था जब स्कूलों में बच्चों के लिए प्रतिबंध हुआ करता था कि मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन वही परिजन हो या फिर स्कूल हो, ऑनलाइन क्लासेस देखी गई। अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कंपटीशन में भी कई तरह के टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन स्टडी बच्चों के लिए कितना प्रॉफिट होती है और उसका इनसाइड इफेक्ट क्या होता है? देखिए सर, अगर ऑनलाइन स्टडी की बात करूं तो ऑनलाइन स्टडी जब से कोरोना काल आया है, जब से ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम ये आने लग गई कि बच्चा अब बाहर तो जा नहीं सकता है ना, टचिंग किसी से कर नहीं सकता, वन स्टेप पीछे रहना पड़ेगा। तो अब बच्चा या तो अपने आप को सब कुछ छोड़ दे, जो इतनी सालों की उसने मेहनत की है, सब कुछ मतलब आगे तक उसने मेहनत लेकर के आया है, एक कदम पीछे है, हो सकता है इसी के बाद जस्ट उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अब सडनली कोरोना आ गया, तो अब बच्चा क्या करता? तो उसको लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी था उस समय पे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, बच्चा 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है। अब जरूरी नहीं है कि पढ़ ही रहा हो। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 90% अगर मैं देखूं तो 90% बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल के कारण। इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आ गया, कहीं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, कहीं इंस्टाग्राम का रील्स ही आ गई। अब आधे से ज़्यादा बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर क्लासेस देखने की जगह रील्स देख रहा होता है सर। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि अगर बच्चे को मोबाइल अलाउड नहीं है तो वो नहीं देखेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्लासेस उसी के लिए चलना है। तो अब जब क्लासेस उसी के लिए चलना है तो घर वाले भी नहीं रोक सकते। तो अब घर वालों के लिए कहाँ तक देखें घर वाले? तो उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि या तो वो ऑनलाइन क्लासेस परचेज करे तो ऑनलाइन पढ़े। लेकिन अब वही वाली प्रॉब्लम है ना सर, कि अगर आप देख नहीं रहे हो तो बच्चा फिर क्या क्या कर रहा है, बिल्कुल वो पता नहीं है। लेकिन इसके लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है शायद सुबोध जी, कोविड के बाद बड़ी समस्या रही, उसका समाधान ऑनलाइन निकला। लेकिन ऑनलाइन के बाद जब एकेडमी शुरू हो रही है, कई तरह की अब क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मौका लोगों के लिए मिल चुका है, उनके बच्चों के लिए अब सुनहरा मौका है। छतरपुर शहर हो, अलग हाईटेक क्लासेस देखी जा रही हैं, कई तरह के बाहरी फैकल्टीज भी अब आ रहे हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हो और उस संस्थाओं से जुड़कर अगर बच्चे मिलते हैं तो क्या विकास नहीं हो सकता है? क्या उन्हें ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी? सर, उन्हें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी जगह पर मतलब वो जा सकते हैं। क्यों दिक्कत ही अभी तक यहाँ ये आ रही थी अपने लिए कि हम ऑनलाइन जा रहे थे, हर जगह कर रहे थे ऑनलाइन। लेकिन अब अगर ऑफलाइन में अगर आपको टीचर मिलेगा तो आप उससे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो डायरेक्ट जाकर आप उससे बात कर सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप डायरेक्ट रूबरू हो सकते हो उस टीचर से। लेकिन ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। सुबोध जी, लेकिन जब देखा जाता है क्लास जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उत्साह बड़ा होता है, उनका कहना होता है कि भाई मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन क्या जितने शब्दों से हल्कापन महसूस होता है कंपटीशन की तैयारी, क्या वास्तव में इतनी हल्की होती है कंपटीशन? सर, अगर मैं बात करूँ तो अगर लाइफ में अगर एक बार कंपटीशन की तैयारी आ गई ना सर, तो फिर कंपटीशन के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो 3 साल में शायद बच्चे के माइंड से निकल जाती है, लेकिन कंपटीशन उसके माइंड से कभी नहीं निकलता, क्योंकि एक बार आप उस फील्ड में घुस गए फिर आप नहीं निकल सकते।
इसलिए नहीं निकल सकते, रीज़न ये भी है कि बच्चे ने पूरा फोकस इसी चीज़ में डाल दिया कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, मुझे तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना। अच्छा सुबोध जी, अगर कोई स्टूडेंट ये टारगेट कर लेता है और उसका ड्रीम प्रोजेक्ट ही हो जाता है कि उसे IAS अधिकारी बनना है, IPS अधिकारी बनना है, तो कितने महीने या कितने साल का वो संघर्ष होता है जो कि कोचिंग के माध्यम से सफल हो सकता है? सर अगर वो पूरा डेडिकेटेड होकर कर रहा है तो उसके लिए सर 1 से 1.5 साल इनफ है सर। लेकिन दिक्कत यही है ना सर कि 1 से 1.5 साल के पीछे उसकी कितनी मेहनत होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए होता है गाइडेंस, मार्गदर्शन। अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आपको किसी भी रास्ते में जाने के लिए आपको ज़्यादा किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुना हुआ है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जितनी मेहनत करनी होती है उससे ज़्यादा फैकल्टीज़ को, उन शिक्षकों को मेहनत करनी होती है जो उनका एक मार्गदर्शक बनते हैं। बिल्कुल सर, इसलिए क्योंकि वो आपको रास्ता तब दिखाएंगे ना जब उन्होंने उस रास्ते पे खुद चल के गए होंगे। उनको पता होगा कि कहाँ कांटे हैं बेटा, तुम्हें कहाँ कांटों से बचना है और कहाँ खाई है, कहाँ खाई जब आपको मिलने वाली है उस खाई से बचना है। जैसे जैसे समय सुबोध जी बढ़ रहा है वैसे वैसे वातावरण बड़ा चेंज हो रहा है। बच्चों के साथ में जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी अलग स्थिति देखी जाती है। गांव का सीधा साधा बच्चा जब शहर की ओर भ्रमण करता है बड़े सपनों को लेकर आता है, लेकिन उन शहर की भीड़ में कुछ ऐसे भी युवा मिल जाते हैं जहाँ खो जाते हैं और अपना वो लक्ष्य भूल जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे बच्चे कैसे सतर्क रह सकते हैं? ऐसे बच्चों के लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जब घर वालों से बाहर दूर आते हैं तो उनको अपने टीचर्स को बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, टीचर्स को उनका सपोर्ट करना चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात, उन्हें टीचर के साथ जुड़ाव रखना चाहिए। अगर वो टीचर के साथ जुड़ेंगे सर, मैं ये भी मानता हूँ कि एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं होना चाहिए, एक गाइडेंस, एक फ्रेंड, हर एक चीज़ होना चाहिए। क्योंकि अगर जो बात आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, जिस दिन आप अपने टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियाँ शेयर करने लग जाओगे, कोई भी किसी भी रास्ते में अगर आपको जाना है और अगर अपने टीचर्स से आप सहायता लेने लग जाओगे तो टीचर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी गलत रास्ते में जाने देगा। सुबोध, एक दौर हुआ करता था जब देखा जाता था कि माड़ साहब के नाम से शिक्षकों को जाना जाता था और हम डरते थे। बिल्कुल। लेकिन अब जो शिक्षा प्रणाली देखी जा रही है, बिल्कुल शिक्षक भी फ्रेंड सर्कल की तरह रहते हैं, उन्हें बेहतर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है ताकि बच्चे डरे ना, बेखौफ तरीके से उनसे क्वेश्चन करें, उनसे सॉल्यूशन लें। उसके बावजूद अगर रिजल्ट बैक होता है तो कमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सर टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि उसने आया, क्लास ली और चला गया। टीचर का काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये सर जो प्रणाली थी ये अंग्रेज़ों के ज़माने की प्रणाली थी। टीचर का काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब बच्चा इंटर करता है क्लासरूम के अंदर तो बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा उसको समझाने पे फोकस करना चाहिए। टीचर को उसकी आंखें देखकर पता चल जाना चाहिए कि इस बच्चे को कहाँ तक समझ में आया और कहाँ तक नहीं। बच्चे के मन में डाउट ही न रह जाए। जब क्लास से बाहर जाए तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा। हीरे की तराशने के लिए, हीरे को तराशने के लिए आपको जौहरी बनना पड़ेगा। किया जाता है। बिल्कुल। कितना समय लगा आपको इस संघर्ष के बाद, क्योंकि आप भी कभी स्टूडेंट्स थे, आप एक टीचर बन चुके हैं, प्रोफेसर की तरह अगर देखा जाए तो यंग अभी आप भी हैं। कैसा अनुभव होता है, कैसा अच्छा लगता है जब पूरी क्लास भरी होती है, स्टूडेंट्स आपको एक इत्मीनान तरीके से सुनते हैं, हौसला अफजाई करते हैं? सर मेरे हिसाब से एक टीचर सबसे अच्छी पोस्ट होती है इस दुनिया में। टीचर से अच्छा ज़्यादा सम्मान बिल्कुल गुरु ही कहा जाता है, किसी को नहीं। और उसी टीचर के लिए जो बच्चे होते हैं सर, जब वो क्लास में बैठे होते हैं उनका रिफ्लेक्शन जो मिलता है वो टीचर को दुगना बढ़ा देता है। सर मैं बच्चों को पता है क्या कहता हूँ जी, बच्चे टीचर के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब जो एनर्जी का हाउस होते हैं। अगर बच्चों के चेहरे में, जब वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके चेहरे में स्माइल होती है ना समझते समय, जो आपके चेहरे में अगर आ जाती है जब आपको बहुत अच्छा कुछ लग रहा होता है, और जब वो स्माइल मिलती है ना, आपका जो एनर्जी लेवल जो डाउन होता है, खाना भी नहीं खाया 2-2 3-3 घंटे से आपने मेहनत कर रहे हैं आप बच्चे के लिए, जैसे वो स्माइल मिलती है ऑटोमेटिक आपकी इस जो पढ़ाने की क्षमता होती है वो डबल हो जाती है। थकावट सारी दूर हो जाती है। सब पता ही नहीं चलता कि आप कितने घंटे क्लासेस ले चुके हो। वो चलते चलते एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह देखा जाता है कि कंपटीशन का ज़माना है, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बच्चे भी उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वातावरण का अंतर पड़ जाता है, अवेयरनेस की जहाँ कमी होती है वहाँ हालात बिगड़ जाते हैं। ऐसे में हमारे दर्शकों को और साथ ही जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को कैसे स्थापित करें? बच्चों से तो मैं बस 2 लाइन ही कहूँगा कि बेटा देखो, सक्सेस की एक अदा होती है, सक्सेस की एक अदा होती है और ये हमेशा मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। तो मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटो। बिल्कुल। अगर आपने कदम किसी चीज़ पे रख दिया है तो हटाने की कोशिश मत करो, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि 2 कदम बाद सफलता भी है ना? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सुबोध जी, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आपने जो समय दिया और बहुत अच्छी चर्चाएँ हुई हैं, और कामना करते हैं कि जो
छात्र हों या हमारे दर्शक हों जो इस तरह हमारा कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसे आगे भी फॉरवर्ड इसलिए करें ताकि आपने जो सीखा, समझा, जाना और परखा वो आने वाले समय में अन्य लोग भी जान सकें, ताकि आपसे संवाद और हमारी ये चर्चाएं लगातार ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से चलती रहें। फिलहाल इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाएं क्योंकि हमारी खबरें भी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल शुभम सोनी के साथ दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।